साल से गुजरांवाला में सर्व कर रहा हूँ आर्थोपेडिक के मुख्तलिफ डोमेन्स में अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रामा, स्पोर्ट्स, इंजरीज़ और आर्थोप्लास्टीज़, ये तो खैर हमारे डोमेन थी ही, लेकिन ये मैंने आज स्पेशली एक जो आज हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है ये भी बड़ा एक रेलेवेंट है और बड़ी मतलब आजकल इसमें आप ग्रेडिंग या आप कह लें कि रेवोल्यूशंस आ रही हैं, तो आई वांट कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर लास्ट 13 ईयर्स वी आर सर्विंग दिस कम्युनिटी। पहले जो मैं आपके सामने ये एक डेफिनेशन रख रहा हूँ, मुख्तलिफ लोगों ने डेफिनेशन की है, लेकिन जो वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो IASP, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पेन, उनके मुताबिक दिस इज़ एन अनप्लेजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस that is associated with actual or potential tissue damage or described in term of such damage। मकसद ये है कि खा उसको रियल उसका नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर पेशेंट फील कर रहा है कि मुझे पेन है तो इट मीन्स ही और शी इज़ इन पेन। तो ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। इसके अलावा कुछ और भी लोगों ने की हुई हैं, लेकिन दिस इज़ मोस्टली एक्सेप्टेड। कोई काम करते हैं तो आपके पीछे कुछ इमोशंस, कुछ मोटिव्स होते हैं, और कुछ लोग जो आपको यहाँ तक पहुँचाते हैं वो लोग काम कर रहे होते हैं। तो आई थिंक ये मेरी आदत है शुरू से ही कि आई ऑलवेज़ ग्रेटिट्यूड कि जिन लोगों ने आपके साथ मेहनत की है आप उनको अच्छे जब इस तरह के फोरम पे आते हैं तो याद करें। तो दिस इज़ माई मेंटोर प्रोफेसर आमिर अज़ीज़। मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि फ्राम 2005 I am attached with that noble person. He is very good teacher, very good surgeon and excellent human being। और मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने हमें मतलब गूंगे से बोलना सिखाया है। This is such a marvelous person। Another person, this is Professor Dr. Brigadier सलीम। जो बंदा भी पेन का काम कर रहा है पाकिस्तान में, मुमकिन नहीं है कि वो इस शख्स को ना जानता हो। पेन हिज प्रोफेशन, पेन हिज पैशन। तो वो हमेशा जब भी कोई हम इस पे कोई बात करते हैं तो वो ऑलवेज़ कम फॉरवर्ड। तो आज उन्होंने स्पेशल एक मैसेज दिया था जो कि मैं देना चाहता हूँ। दैट जेंटलमैन सेड कि जितने लोग आएंगे आपकी बात सुनने के लिए, इसका मतलब ये है कि उनको अपने पेशेंट की पेन है तो उनको मेरा सलाम कहना। जब भी आप बात करते हैं तो यू ऑलवेज़ हैव सम ऑब्जेक्टिव्स। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आज माशाल्लाह आप एक बिज़ी प्रैक्टिशनर हैं कि जी मैं आपको पेन की बेसिस या थ्योरीज पढ़ाना शुरू कर दूं। नो, वी ऑलवेज़ हैव सम ऑब्जेक्टिव्स एंड वी मूव फॉरवर्ड हाउ वी कैन गेट दोज। तो आज की बात में हम 2-3 बातें ही करेंगे कि व्हाट इज़ नोसिसेप्टिव पेन एंड न्यूरोपैथिक पेन एंड कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल पेन मेडिसिन। ये है क्या जो आज हम बात करने लगे हैं कि ये क्या थी और कैसे ये कहाँ से कैसे गई है। और तीसरी, आप सारे लोग ही पेन को ट्रीट करते हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे आर्थोपेडिक कोलीग भी हैं, एनेस्थीसिया वाले भी हैं, डायबिटिक भी हैं, हमारे प्रैक्टिशनर्स भी हैं। तो पेन शायद मेरे ख्याल में फ़ीवर के बाद भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारी पेन। तो ये पेन को बाद में ये चीज़ें ब्लॉक्स, एब्लेशन, ये हाइड्रोडिसेक्शन पेन में करती क्या है। एक बंदा आपके पास आता है, जी मुझे बुखार है, अब थर्मोमीटर रखते हो, ये एग्जैक्टली टेल जी 100 है, 101 है, 102 है, जो भी है। इसी तरह आपके पास पल्स है, आप एग्जैक्टली बताते हो कि जी 72 पर मिनट। BP है, एग्जैक्ट फिगर्स हैं। बट हियर इन पेन इट्स अ सब्जेक्टिव असेसमेंट। पेशेंट ने अपनी कैटेगराइज पेन को खुद करना होता है, और इसमें उसके जो बड़े फैक्टर्स होते हैं, उसकी जो परसेप्शन है वो कैसे, मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो पेन इज़ अ सब्जेक्टिव फीलिंग। जो पेशेंट कहता है हमें वो माननी पड़ती है। तो इसके लिए आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो एक स्केल होता है कि आप अपनी पेन को 0 से 10 तक रेट करें कि कितनी सीवियर पेन है। तो इट इज़ ऑलवेज़ जो सब्जेक्टिव वेरिएशन होती है। एक बंदा आप क्लिनिक में डेली देखते हैं कि एक बंदे को आप इंजेक्शन की नीडल पकड़ते हो तो वो चीखना शुरू कर देता है, लगाई भी नहीं है, और दूसरे को आप कट भी लगा देते हैं तो वो बगैर पेन के लगवा लेते हैं। सो इट्स सब्जेक्टिव। तो ओवरऑल दिस इज़ अ माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, सीवियर, वेरी सीवियर और
वर्स्ट पेन। तो ये ग्रेडिंग है फ्रॉम 0 to 10। जो मैं चीज़ बताना चाहता हूँ जिस पे आगे जाके हमारी वो टॉक चलनी है कि पेन चलती कैसी है। पेन इज़ नॉट व्हाट वी आर हैविंग एग्जैक्टली। सबसे पहले आपके पेन एक स्टिमुलस आता है, जैसे कोई कट हो गया, कोई बर्न हो गया, कोई इंजरी हो गई, तो वो जो आपके स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं वो उसको परसीव करते हैं और फिर वो उसको प्रोसेस करके जो है वो आगे लेके जाते हैं। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसडक्शन। इसके बाद वो पेन ट्रेवल करती है फ्रॉम एफरेंट न्यूरॉन्स टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड अप। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन। ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन। इसके बाद पेन परसीव होती है आपके ब्रेन में जाके। मुख्तलिफ एरियाज़ हैं लेकिन ब्रेन जो पेशेंट आके जाके परसीव करता है ब्रेन में, तो दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन। इसके बाद बंदा उस पर बिहेवियर रखता है कि इस पेन को मैंने कैसे करना है, मैंने इसके ऊपर रिएक्ट करना है, मैंने इसको इग्नोर करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेशन। तो 4 स्टेप्स हो गए, ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, परसेप्शन एंड मॉड्यूलेशन। अब देखिए आपको एक पेन हो रही है, आप दूसरे हाथ पे खारिज करने शुरू कर देते हो, पेन कम हो जाती है। आपने एक स्टिमुलस आया, आपने उसका काउंटर स्टिमुलस दे दिया, तो पेन के कुछ जो मैंने कहना चाहता था, एक आप देख रहे हैं कि इधर से यहाँ पे कोई इंजरी हो गई किसी भी वजह से, तो एक्स्ट्रा इम्पल्सेस जनरेट होना शुरू कर गई एफरेंट न्यूरॉन के साथ असेंडिंग पाथवे में पेन का जो है वो सिग्नल चला गया। लेकिन ब्रेन ने अगर पेन फील नहीं करनी तो दैट डिसेंड इनहिबिटरी इम्पल्सेस, और उसमें बड़े न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, तो वो इनहिबिटरी न्यूरॉन भी होते हैं। तो एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी प्रोसेसेस वर्क साइड बाय साइड, और इससे आपका जो एक्चुअल पोटेंशियल पेन का होता है वो काम करता है। सो अभी तक जो हमने बात कर ली कि पेन को हम मेजर कैसे करते हैं, वो पेशेंट की सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, और पेन हमारे अंदर आती कहते हैं, ट्रांसडक्शन होती है, ट्रांसमिशन होती है, फिर परसेप्शन है, एंड एट द एंड ऑफ मॉड्यूलेशन। अब ये मैं बात करने लगा हूँ जिस पे हमने टोटल जो सिनेरियो मैंने बताया था चेंज हो गया है। पहले क्या होता था जी, पेन है, इसको जनाब दर्द का टीका लाओ, डाइक्लोरान ला दो, वो ये ना काम नहीं चलता तो ट्रामाडोल ला दो, ये ना काम नहीं चलता तो ओपियाइड ला दो, दैट इज़ हाउ। इसके अलावा कोई बात नहीं होती थी। अब टाइप्स ऑफ पेन से पहले मैंने ये जो है ना बड़ी जानबूझ के सिर्फ एक क्लासिफिकेशन रखी है टाइप्स ऑफ पेन के लिए। और भी तरीके से टाइप पेन को आप स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे एक्यूट पेन है, सब एक्यूट पेन है, क्रॉनिक पेन है। इसके अलावा विसरल पेन है, सोमैटिक पेन है, दूसरी क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा तीसरी क्लासिफिकेशन है जी, ये बर्न है, ये कट पेन है, मतलब टाइप ऑफ पेन इस तरह भी हो सकती है ना। लेकिन दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज नाउ बिकॉज इट डिक्टेट्स टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट, कि आप इसी की बेस पे अपनी ट्रीटमेंट करते हो। एक नोसिसेप्टिव पेन है और एक न्यूरोपैथिक पेन है। व्हाट इज नोसिसेप्टिव पेन? नोसिसेप्टिव पेन दैट इज ड्यू टू एक्चुअल टिश्यू इंजरी। आपकी इंजरी में जैसे स्किन में कोई कट लग गया, आपने सर्जिकल स्कार दे दिया, बर्न हो गया, अस्कीमिक हो गया, दैट इज़ एक्चुअल टिश्यू डैमेज इज़ देयर, और उसकी वजह से जो सिग्नल ट्रांसडक्शन होती है, जैसे मैंने बताया था, न्यूरॉन ने पिक किया एफरेंट न्यूरॉन के थ्रू, पोस्टीरियर हॉर्न के ज़रिए वो असेंडिंग हुई। तो ये क्या है, नेचुरल नोसिसेप्टिव पेन का मैकेनिज्म होता है कि देयर इज़ एक्चुअल टिश्यू डैमेज। इसमें क्या होता है, जो सिस्टम है आपका जो इसको ट्रांसडक्ट कर रहा है, न्यूरॉन है, नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कोई न्यूरॉन कंप्रेस हो गया, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई, तो इसमें क्या है, आपका सिस्टम डिस्टर्ब है, तो जिसकी वजह से आपको पेन हो रही है। मैं एक मोटी मिसाल दे देता होता हूँ कि अगर आपकी जो बिजली की तारें हैं या बिजली की कमी बेशी हो रही है, तो आपके आके जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपने आगे लगाए हुए हैं, पंखे, बिजलियाँ, ये वो सारे वो बल्ब है, उनको साड़ देती है। हालांकि आपकी जो आगे आपने एंड यूज़र रखे हुए थे, बिजली के बल्ब थे या पंखे थे या एसी थे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम हुई तो नुकसान कहाँ पे आ गया, नीचे। बाज़ औक़ात ये भी होता है जो कि अगर आपका एसी
इन इटसेल्फ ख़राब हो गया तो वो एक मोटा सा नोसिसेप्टिव पेन है। सो डिफरेंस इज कि अगर तो रियल प्रॉब्लम, रियल टिश्यू डैमेज है तो दैट इज़ अ नोसिसेप्टिव पेन। लेकिन अगर आपका जो नर्वस सिस्टम है, इधर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो दैट इज़ अ विल प्रोड्यूस न्यूरोपैथिक पेन। कुछ कंडीशन है जो मिक्स होती हैं, जैसे अपना शिंगल्स हैं और मिग्रेन की, ये अभी मिक्स है, ये किसी जगह फिट नहीं हो सकी। जो नोसिसेप्टिव पेन है, यहाँ पे डेफिनेट आपको टिश्यू इंजरी मिलेगी। कोई उसको बर्न हुआ होगा, कोई उसको स्कीमिया हुआ होगा, कोई उसको आप कट लगा होगा, डेफिनेट इंजरी होगी और ये यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होगी, कुछ वक्त के बाद ख़त्म हो जाएगी। और ये जो ट्रांसमिट होगी थ्रू प्रॉपर चैनल, जो मैंने आपको सिस्टम बताया था कि एक न्यूरॉन के थ्रू पहले इसकी ट्रांसडक्शन होगी, ट्रांसमिशन होगी, परसेप्शन होगी, ये प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएगी। लेकिन इसके बरक्स एग्जांपल भी सारी वही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। दूसरी जो है जो न्यूरोपैथिक पेन है, ये टिश्यू इंजरी की वजह से जो एक्चुअल टिश्यू डैमेज है वहाँ नहीं होगी। अक्सर ये क्रॉनिक फॉर्म में आती है, सेल्फ लिमिटिंग नहीं होती और इसकी वजह से आपका जो सिस्टम जो कंडक्ट कर रहा है पेन को, उसमें बाद में पहले तो प्रॉब्लम की वजह से होता है, बाद में ये परमानेंट प्रॉब्लम भी कर देता है। दिस इज़ द पॉइंट कि जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि न्यूरोपैथिक को इंटरवेंशन करके जल्दी ठीक करो। सबसे पहले एक WHO लेटर था जो कि ट्रीटमेंट कर रहे होते थे और इसमें कहीं भी ये फ़र्क नहीं था कि न्यूरोपैथिक पेन को आपने कैसे ट्रीट करना है और नोसिसेप्टिव पेन को कैसे ट्रीट करना था। प्रॉब्लम ये होती थी कि आप एक ही लाइन पे लोगों को ट्रीट करते थे, तो जिनको न्यूरोपैथिक पेन होती थी वो ठीक ही नहीं होते थे। आप जो मर्ज़ी कर लो, अगर किसी बंदे की आप कह लो कि स्पाइनल कार्ड कंप्रेस है, तो जो मर्ज़ी उसको दर्द की दवाइयाँ दे लें, उसे ठीक ठूक कोई नहीं होना अनटिल अनलेस यू एड्रेस द प्रॉब्लम। क्योंकि प्रॉब्लम ही जिस सिस्टम को आप कर रहे हो वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसलिए ये एक लेटर था जो पहले चलता होता था कि नंबर 1 एनासिड दो, पैरासीटामोल दो, सेकंड स्टेज पे जो है वो माइल्ड ओपियाइड्स ट्रामाडोल दे लो, थर्ड पे स्ट्रॉन्ग ओपियाइड मॉर्फिन डेरिवेटिव्स, और एंड पे ये मैंने इस पे ऐड करवाई थी कि ये भी अब एक चीज़ है कि अब मोडेलिटीज़ ऐड कर दो। नेक्स्ट जो लिस्ट आई है, हम जो कन्वेंशनल WHO ने एक लेटर बना के दिया है कि जी ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट करो। अब जो FDA अप्रूव करके ड्रग आपको दे रहा है उसमें आप देखें कैपिसिन पैच आ रहे हैं, जैसे मतलब होती हैं ये जो जेल होती हैं, फिर लिडोकेन आ रहा है, ये PHN पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया की ट्रीटमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब देखें इसमें आप जो नीचे तक आके चले जाएं, कहीं भी आपको एनासिड्स या ट्रामाडोल या मॉर्फिन नज़र नहीं आ रहे, ठीक है ना, कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। ये मतलब आप देख रहे हैं एंटी कन्वल्सेंट्स आ रही हैं, टॉपिकल एनाल्जेसिक आ रहे हैं, ये जितनी भी ये कंडीशंस हैं। तो इसलिए अब इन्होंने यानी रिकमेंडेशन भी चेंज कर दी है, क्योंकि जिस चीज़ से हम चल रहे थे वो तो प्रॉब्लम ही नहीं कर रहा था। तो अब मेरा मकसद ये था कि वो लेटर भी चेंज हो गया और अब ड्रग्स भी नई आ गई हैं। अब इसके लिए जो हम ड्रग दे रहे हैं वो गैबा देते हैं, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, रीअपटेक इनहिबिटर्स जो ड्रॉक्सिटीन है वो ऐड कर रहे होते हैं न्यूरोपैथिक पेन के लिए। ये लिखा हुआ है ड्रग FDA अप्रूव्ड फॉर न्यूरोपैथिक पेन। नेक्स्ट प्लीज। सर देखें, पेन को ट्रीट करना है, लेकिन ये नहीं है कि डायग्नोसिस के बगैर ही या वर्किंग डायग्नोसिस के बगैर ही आप पेन बेसिकली आपका रिस्पांस होता है इंजरीज़ को, कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो सब ये चीज़ है, एक रेड फ्लैग होता है कि जिन पे आपने फ़ौरन रिएक्ट करना है। ये नहीं है कि उसके ऊपर ये बंदे के अंदर ये कंडीशन है और आपको नहीं यार पेन तो मैंने ठीक करनी ही करनी है ना, छोड़ें। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के पेशेंट कह रहा है मेरी तो टांगें कमज़ोर होना शुरू हो गई हैं, मेरे हाथ पाँव सोना शुरू हो गए हैं, मेरे हाथ सोना शुरू हो गए हैं, तो आपको नहीं यार तेरी पहले दर्दी में ठीक करनी है। एज है 50 ईयर से ऊपर, कोई नया सिम्टम आ गया, कहता जी मैंने तो 20 सालों से चलन रहा तो हूँ भी होना एक लद है, लेकिन 50 ईयर से अचानक उसको आ गया तो ये भी एक है। फिर फीवर हो रहा है, इट कैन शो इन्फेक्शन। IV ड्रग यूज़र है, इनमें हमेशा कोई ना कोई चीज़ छुपी होती है। स्टीरॉइड यूज़ कर रहे हैं तो इनमें इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स मास्क हो जाते हैं, और हिस्ट्री ऑफ कैंसर। सो आप उस तरीके से याद कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, वन आर द सेम थिंग। लेकिन ये चीज़ें हैं, अगर इस तरह की हैं तो आप पेन मैनेजमेंट से आगे उसकी जो है वो रियल एटियोलॉजी की तरफ। बैक पेन आ गई आपके पास जो एक बड़ा क्रंच है। मैं इतनी डिटेल के साथ तो, लेकिन मैं दो मोटी 2-4 बातों के बाद कि आप बंदे को एक लाइन पे रख सकते हो। सबसे पहले आपने
रेड लाइन देख लिए, रेड फ्लैग देख लिए। अब आप पेशेंट से उसकी एज पूछते हैं जी, पेशेंट यंग बंदा है, मतलब 45 ईयर का हमारे हिसाब से तो यंग होता है, बाकी लोगों को मतलब मुझे नहीं पता। तो 40 या 45 ईयर का यंग बंदा है, या एक बंदा है 70 ईयर्स का। तो ये इन्फ्लामेटरी और मैकेनिकल, इन्फ्लामेटरी अगर कंडीशन है तो आपने ट्रीटमेंट बिल्कुल और लाइन पे लेके जानी है, और अगर मैकेनिकल है तो ट्रीटमेंट मैकेनिकल काजेज़ जो होती हैं वो न्यूरोपैथी की तरफ हम लेके जानी है। तो अब इन्फ्लामेटरी काजेज़ है, यंग बंदा होगा। दूसरा क्वेश्चन आपने उससे ये करना है कि आप जब सुबह उठते हो, हाउ आर यू, सुबह जब उठते हैं हाउ आर यू, वो कहना डॉक्टर साहब बड़ा औखा उठा जाता है, मेरे तो लक अकड़िया होंदा है, मेरा तो लक अकड़िया होंदा है। फिर जी मैं 15-20 मिनट चलना ठीक हो जाता, अच्छा गर्म पानी ना नहाना मैं ठीक हो जाना, एक्सरसाइज करना मैं ठीक हो जाना। ये जो चीज़ें हैं ये इन्फ्लामेटरी की। तो एक सवाल आपने किया कि सुबह जब उठते हो तो क्या होता है, कहता जी मैं तंग होना। ओके, आपकी दर्द चलने से बढ़ जाती है जी, बढ़ मेरी दर्द चलने से कम हो जाती है। तो इसका मतलब है ये बंदा कहाँ फिट हो रहा है, इन्फ्लामेटरी में। मोटी बात रखो, आगे उसकी और काजेज हैं, रिएक्टिव आर्थराइटिस हो सकता है, स्पंडालो आर्थराइटिस हो सकता है, सोरियाटिक हो सकता है, वो मतलब आगे चलिए। लेकिन अगर ये नहीं है, बंदा कहता है जी मतलब वो एज भी उसकी इतनी है, पुरानी हिस्ट्री है, और वो कहता है जी जब मैं चलता हूँ सुबह मैं ठीक होता हूँ, जब मैं चलता हूँ 10 कदम चलता हूँ तो मेरी बस हो जाती है। नो, प्रॉब्लम इज मैकेनिकल। तो इसने इन्फ्लामेटरी, आप इसको आप जो मर्जी करते रहो, इसने दूसरी तरफ जाना है। जो अब बात चीज़ है वो पहले ही नेफ्रोपैथी हुई होती है, तो यू आर एडिंग मोर डैमेज। सो अब ट्रीटमेंट चेंज हो गई, वो कहते हैं डू इंटरवेंशन, ब्रेक द साइकिल एंड कम फॉरवर्ड। अब हम सारी चीज़ें इस पे बेस कर रहे होते हैं। आपने इंटरवेंशन करनी है, आपने डायग्नोसिस कर लिया है कि ये इन्फ्लामेटरी काज नहीं है, ये मैकेनिकल काज है, इसमें रेड फ्लैग कोई नहीं है, एंड पेशेंट इज़ अ कैंडिडेट। अब आपने बजाय इसके, आपके पास दो ऑप्शन है, उन्होंने लम्मियां दवाइयां ते पाओ, फिजियो ते पाओ, तो दर्दां च भी रवे तो तुहाडा भी काम चलता रवे। नंबर टू डू इंटरवेंशन, पेन रिलीफ होए, वो अपने काम पे जाए, ठीक हो गया। तो ये मैंने जो है 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। आपने इंटरवेंशन करनी है तो या इधर एनाटोमिकल लैंडमार्क के थ्रू कर सकते हो, फ्लोरोस्कोपी के थ्रू कर सकते हो, मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड, डेफिनेटली इट नीड अ लर्निंग कर्व। अब ये 3 मेथड भी जो मैंने पहले बताए थे कि हाइड्रो डिसेक्शन क्या है, ब्लॉक्स क्या है, और अब्लेशन जो कि आप केमिकल कर सकते हो या रेडियो फ्रीक्वेंसी से कर सकते हो। तो ये 3 मेथड और 3 तरीक़ों से आप ये काम कर सकते हो। नेक्स्ट पिक्चर है सर, कार्पल टनल। पहले सबसे पहले कार्पल टनल पेशेंट है, टिपिकल पेशेंट आता है आपके पास, वही बातें जो मैंने बताई हुई थी। क्या होता है, उसको पेन है, रात को वो सो नहीं सकती, काम उससे हो नहीं रहे, और टिपिकल कहती है मेरी ये उंगली भी सो रही है। ठीक हो गया सर? अच्छा सर, ट्रीटमेंट इससे पहले क्या क्या मतलब हम उसके लिए ऑफ़र कर सकते हैं, मतलब मैं फीडबैक चाहूँगा इसमें रेडियो अपना ये कार्पल टनल के लिए। हाँ जी, रिलीज ही कोई सानू पता है सर, यो ही होंदा है कि है बर्दाश्त करो जिन्नी देर कर सकते हो उन्नी देर तक वो थीनर एमिनेंस, क्योंकि मीडियन नर्व की सारी सप्लाई तो यही होंगी है ना, थीनर एमिनेंस भी गई होंगी है, अंगूठे का काम भी गया होंदा है, तो 4 बुढ़ियां का कला बंदा बह जाता है। तो यही हम करते हैं। दूसरा फिर एजी ऑपरेशन है, ऑपरेशन लोग करवाना नहीं चाहते। दिस इज़ अ वेरी वेरी एडवांस ट्रिक, इसको हाइड्रो डिसेक्शन करते हैं। करते क्या है, आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल पास करते हो यहाँ पे, ये देख रहे हैं नीडल है और ये मीडियन नर्व है। जैसे बैलून में आप पानी बंद है, बैलून उसके अंदर पानी डालोगे तो क्या होएगा, फूल जाएगा, जिसमें उसकी कंप्रेशन थी वो रिलीज़ हो गई, रिजल्ट आर एक्सीलेंट। पेशेंट जाते हुए सलाम करके जाते हैं, वी आर डूइंग मैनी। तो ये है हाइड्रो डिसेक्शन। पहले ये ना जी ठीक नहीं होती, बहुत कंप्रेशन है, देन यू कैन गो फॉर सर्जरी, नो प्रॉब्लम, लेकिन हाइड्रो डिसेक्शन। सेकंड, पहले नंबर पे ये बात डिस्कशन है कि वो आपकी बात की बात है, पहले नंबर पे जो उसकी कंप्रेशन है आपने वो रिलीज़ करनी है, दी पॉइंट इज।
आगे आपने सिलाइन से करनी है, उसमें वो मतलब वो लगाना है, दैट इज़ अनदर डिबेटेबल इशू, उसमें लोग कर रहे होते हैं। लेकिन द एम इज़, जो मैंने आपको मैसेज देना था हाइड्रो डिसेक्शन, कि आपने उसके इर्द गिर्द जो फाइब्रोसिस है, या तो आपने कैंची से तोड़ो, सीजर से, या फिर पानी से तोड़ो। क्लियर? आपने अंदर यूज़ क्या करना है, दैट इज़ अनदर इशू लंबा। इसके बाद दूसरा मरीज़ है जी डायबिटिक, कंधे जाम ने, होण डे ने, दवाइयाँ पहला डायबिटिक है नाल हाइपरटेंसिव भी है, इन्नी बड़ी दथी है, उतों मेरे को आया है, मैं भी उन्होंने फड़ाता है, लै भी तू दर्द की गोली भी खा, ट्रामाडोल भी खा, नाल के कहते हैं एक गैबा भी खा, नाल मैथीकोबाल भी खा, तो यह की कहते हैं अपना हड्डियां की ताकत की भी हैगी, एक अद्धी क्रीम भी, तो जाम है जो मर्जी कर लो, ठीक कोई नहीं होना, बाबा या माई सारी रात खलो के कट छड़ते हैं। दिस इज़ अनदर, यानी फ्रोजन शोल्डर, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, नेम इट। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो ये बड़ी आला इसका रिज़ल्ट होता है, आप फ़ौरन अल्ट्रासाउंड गाइडेड अंदर नीडल डालते हो। ये देखें, दिस इज़ मादरत, ये आपको ह्यूमरल हेड नज़र आ रहा है, ये वाला जो है सुप्रा स्पाइनेटस का टेंडन है, ऊपर ये डेल्टाइड है, नीचे से नीडल आ रही है, इसमें आपने सेलाइन इंजेक्ट कर दिया, उसको खोल दिया, साथ ही वो फिजियो शुरू होती है, एंड द रिजल्ट आर वेरी गुड। अब इस पे जो आपका क्वेश्चन है कि बंदा एनजीओ हो गया है तो वो तो नहीं, लेकिन एक बंदा इतों तक को लैके आन दिया, दैट विल वर्क। इसमें आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस भी आप मतलब कर रहे होते हो। तो ये आपने इसको हाइड्रो डिसेक्शन है। ये दो एग्जांपल्स मैंने दी हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन होती हैं कि यहाँ पे हाइड्रो डिसेक्शन हाउ हेल्प द पेशेंट, और पेशेंट एब्सोल्युटली इसके बाद हम उनको एनाल्जेसिया नहीं देते हैं, बल्कि हम रेफरिंग फिजिशियन के पास ही भेजते हैं कि ओपीडी सर, नो नो नो। नेक्स्ट उस पर बात हो गई थी हाइड्रो सेक्शन। दूसरा मैंने ब्लॉक्स, देयर आर डिफरेंट साइड्स ऑफ ब्लॉक्स, डिफरेंट साइड डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है। इंडिकेशन इसकी फेसेड ब्लॉक्स हैं, सिंपैथेटिक लंबर ब्लॉक हैं, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन, रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, वास्कुलर डिजीज में इनके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, एंड यूरोजेनिक एंड पेल्विक पेन और कैंसर पेन। ये ब्लॉक्स चूँकि लोअर लिम्ब की कंडीशन हमारे पास बहुत ज़्यादा होती हैं और ये लंबर सिंपैथेटिक ब्लॉक हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने इसकी जो है ना पूरी पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर की है। इसमें हमने तीनों व्यू पे, एपी, ओब्लिक एंड लैटरल व्यू में हम उसको चेक कर लेते हैं कि हमारा लेवल, क्योंकि आपने पहले ही उसका टेस्ट करके डायग्नोज किया होता है कि आपने उसको किस लेवल पे ब्लॉक करना है। तो यू मार्क द लेवल, और वहाँ पे पहले हम डाई इंजेक्ट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि स्मूथ वो है या नहीं है। तो इसके बाद फिर हम मतलब जो हमारा एनेस्थेटिक फ्लूइड होता है या जो भी है वो कर रहे होते हैं। तीसरा ये है लंबर सिंपैथेटिक ब्लॉक, एक स्टीलेट गैंग्लियन ब्लॉक है फॉर अपर लिम्ब। ये C7 के लेवल पे हम, जैसे मैंने बताया था, एनाटोमिकल लैंडमार्क से जरिए भी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी कर सकते हैं, और फ्लोरोस्कोपी यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इसलिए स्टीलेट गैंग्लियन ब्लॉक, अपर एक्सट्रीमिटी की पेन हो, फेशियल पेन हो, हर्पीज ज़ोस्टर है, न्यूप्लास्टिक इन्फिल्ट्रेशन, पेजर डिजीज़ और आर्टीरियल एम्बोलिज्म, वीनस फ्रॉस्टबाइट, आप देख रहे हैं कि इसमें भी इनकी जो सर्कुलेशन है बेहतर है। ब्लॉक्स के साथ पेशेंट कितना अर्सा पेन फ्री रहता है और कब उसको रिपीट करना पड़ता है ब्लॉक्स को? सर कौन सा किस लेवल पे, सबसे पहले डायग्नोज बोलना पड़ेगा। देखिए आपने साइकिल ब्रेक करना है, मेरी बात समझ गया कि नहीं? साइकिल ब्रेक करना है, इसके बाद उसकी रिकरेंस के चांसेस उतने ही होंगे जितने दूसरे किसी भी बंदे में होते हैं। हाँ एक डेफिनेट प्रॉब्लम है उसका, मतलब डीजेनरेटिव स्पाइन है, मैं एक बात कर रहा हूँ, डीजेनरेटिव स्पाइन है, उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे, उसकी वो सर्जरी नहीं करवाना चाहता, या स्पाइनल इंस्टेबिलिटी है, तो उसमें एक चीज़ उसको भी पता है, मुझे भी पता है कि दिस विल ओनली लिमिट हिज और हर प्रॉब्लम, ख़त्म नहीं करेगी। सर ज़्यादा टाइम निकल जाता है, ज़्यादा टाइम निकल, लेकिन अगर इंस्टेबिलिटी डेफिनेट है, उसको हम सर्जरी कह रहे हैं वो नहीं करवा रहा, तो फिर तो उसने जितना भी टाइम निकल जाता है, फ़र्ज करें उसके 6 माह निकल जाते हैं, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? नहीं सर इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने मर्जी लगा लो, इसमें आपका दिल करता है तो स्टीरॉयड भी ना यूज़ करो, लोकल होता है, वो तो मसला कोई नहीं है। और अगली बात, अभी एक बात आगे आएगी कि अब्लेशन, अब इसका जवाब आगे मिल जाता है आपको। जब ब्लॉक आपको पता है कि इसका ये यानी पेन का सोर्स भी यही है और इसने अगला कुछ करवाना भी नहीं है, तो फिर क्या करना है, ये अभी आगे इसका जवाब आता है अभी। ठीक है सर, ये स्टीलेट गैंग्लियन की वहीं जो मतलब
इंडिकेशन है, कम्प्लिकेशन है, ये सारा उस पर है स्टीलेट गैंग्लियन ब्लॉक। ये कैसे, क्योंकि अपर एक्सट्रीमिटी खासी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, इसलिए मैंने सारा इसका जो है ना कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी है, हर्पीज ज़ूस्टर हैं, रिफ्रैक्टरी चेस्ट पेन है, फेंटन लिम्ब पेन है। तो ये सीलियक एक्सेस ब्लॉक सिंपल कि L1 के लेवल पे है, आपका स्टमक से लेके मिड कोलन तक जो भी कंडीशन है आप इसको इस ब्लॉक के साथ हिट कर सकते हो। नेक्स्ट वन, एक और ये चीज़ आ गई है, एक बंदा है, चलो उसकी ये रेडियस अल्ना फ्रैक्चर हो गई, टीबिया फ्रैक्चर हो गई, उसको आप स्प्लिंट कर दो, इमोबलाइज कर दो, फिक्सेशन कर दो, ओके। अब चेस्ट ट्रामा हमारे पास बहुत आता है, ना तो आप उसकी जो है वो रेस्पिरेशन बंद कर सकते हो, ना उसको मतलब फिक्सेशन के कम अज़ कम, मैंने तो बहुत काम किए होते हैं, फिक्सेशन कोई नहीं करते होते ना, रिब फ्रैक्चर की टेक्निकली स्पीकिंग बड़ी मुश्किल रिब फ्रैक्चर और इसके मसाइल होते हैं, तो पेन से वो बंदा मर रहा होता है, उसको जो मर्ज़ी दर्द के टीके दो, जब भी उसने खांसी करनी है, जब भी उसने छींक मारनी है, जब भी उसको प्रॉब्लम होनी है, तो ही और शी इज़ इन ट्रबल। तो इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव, ये मैंने जानबूझ के इसको ऐड किया था, इसके दोनों व्यूज़ बहुत इफ़ेक्टिव है। यू कैन स्टार्ट फ्राम एनीवेयर, ये आप यहाँ से एपिड्यूरल स्पेस से शुरू होके इंटरकास्टल तक जा सकते हो। यू कैन गिव थ्रेसिक एपिड्यूरल, यू कैन रेक्टर स्पाइनी ब्लॉक, यू कैन गिव थ्रेसिक पैरावर्टिब्रल ब्लॉक, यू कैन गिव इंटरकास्टल ब्लॉक, डिपेंड करता है। और ये बड़े मुश्किल नहीं है, बड़े आसान होते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं तो इंटरकास्टल ब्लॉक तो बड़ा आराम से बंदा लगा सकता है, और ये मैजिकली इसके रिज़ल्ट होते हैं। और अच्छा खासा टाइम, मतलब हमारा ख्याल होता है ना, आप यूपी के यूज़ करोगे, ज़ाहिर है वो ट्रामेटिक पेन कंडीशन है और ये रहनी है 3-4 दिन 5 दिन रहेगी, तो इसमें अगर आपको 24 आवर के बाद एक ब्लॉक लगाना भी पड़ जाता है तो कोई बड़ी मतलब प्रॉब्लम की बात नहीं है। जब उसका कोई एक्यूट फेज़, उसको चेस्ट इन्फेक्शन ना हो, एक्यूट फेज़ सेटल हो जाए तो बाद में वो ठीक हो जाता है। तो पोस्ट ट्रामेटिक कंडीशन में भी ये आप बड़ा अच्छा कर सकते हो। सो एंड पे ये कि कॉमन ब्लॉक्स हैं कौन कौन से, स्टीलेट गैंग्लियन ब्लॉक हेड और आर्म पेन के लिए, फेस, हेड और आर्म पेन के लिए, सीलियक प्लेक्सिस ब्लॉक अपर एब्डोमेन, लंबर सिंपैथेटिक लोअर लिम्ब के लिए, और ये हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस के लिए पेरिनियल, पेल्विक और लोअर लिम्ब कंडीशंस के लिए हम लगा रहे होते हैं। अब अब्लेशन की बात करने लगे थे जो पहले कि अब्लेशन, अब एक हमें एक कंडीशन नज़र आ रही है कि इसमें बंदे की जो कंडीशन है ड्यू टू दिस कि ये बार बार ब्लॉक से नहीं, अब ये हमें वो नर्व है परमानेंटली डैमेज करनी पड़ेगी, तो उसको अब्लेट का लफ्ज़ बोला जाता है। यू कैन डू इट विद रेडियो फ्रीक्वेंसी, यू कैन डू इट विद केमिकल। तो केमिकल दो हैं जो हम यूज़ करते हैं, एक अल्कोहल है और एक फिनोल है। अल्कोहल का एक ही साइड इफ़ेक्ट होता है कि ये जहाँ पे लगाते हैं पेनफुल होती है, अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी पोटेंट लॉन्ग एक्टिंग एंड यू कैन गिव इन द विसिनिटी ऑफ द वेसल्स, यानी वेसल के करीब भी इसको दे सकते हो। 90 to 100% अल्कोहल एब्सोल्यूट हम इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बरक्स से जो फिनोल होती है ये लगाने में पेनलेस है, मतलब पेनफुल नहीं है, लेकिन ये शॉर्टर ड्यूरेशन होता है और इतना पोटेंट भी नहीं होता है, और इसको आप वेसल के करीब नहीं लगाओगे। बाकी इसका एग्जैक्ट वर्ड में कि कितना कितना है, लेकिन ये एक दो हैं जो केमिकल आप यूज़ करते हो। अगर आप ज़्यादा एडवांस चलना चाहते हो तो आजकल रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेटर भी आगे हुए हैं। अब मैं आपके सामने एक कंडीशन रख रहा हूँ, एक बंदी का, जो आपने पूछा था, एक बंदे का गोडा है वो ख़राब है बहुत, आप देख रहे हो एडवांस आर्थराइटिस है, वो सर्जरी करवाना नहीं चाहती कि मैं नहीं गोडा पाना, दर्द उन्होंने मारी जान रही है। चलो सर ये भी फैक्टर है, यस ये भी फैक्टर है, हाँ जी, गोडा उसका की कहते उन्होंने मारी जान रहा है। दूसरी कंडीशन, उन्हें गोडा भी बदला लिया, दर्द उसकी फिर नहीं मुक्की, गोडा भी बदला लिया, दर्द उसकी फिर नहीं मुक्की। फिर उसमें करते ये हैं कि सबसे पहले हम उसको ब्लॉक लगाते हैं, क्या, जेनिकुलर ब्लॉक, जेनिकुलर ब्लॉक, यानी इसमें हम करते हैं सुपीरियर जेनिकुलर, सुप्रोलैटरल, सुप्रोमीडियल और इंफ्रोमीडियल जेनिकुलर नर्व को ब्लॉक कर देते हैं। उसकी पेन खत्म हो गई, अगले दिन कहते डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गई हाँ, उन्होंने फिर हफ्ते बाद असी बुक करांगे कि आ जा तेरी असी ना ये नर्व अबलेट कर देने कि क्योंकि हो सकता है पेन वो इतने ना दिमाग जो है असी वो नर्व ही अबलेट कर दी, बाद कहे डॉक्टर साहब
मैं तो उत्थे ही हाँ। सो अब पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं? पहले ब्लॉक लगाना है, कंफर्म हो गया, पेन वो ख़त्म हो गई, अबलेट कर दो। इससे बड़ा अच्छा टाइम, मतलब पेन ख़त्म हो गई, मतलब अब पेन का सोर्स पहले अपने सोर्स आइडेंटिफाई करना है, ये बात है। अगर आप हिट से जगह नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं होएगा। सो दिस इज़ रेडियोफनी। अब एक पेशेंट है, टर्मिनल पेशेंट है, देखें अल्लाह न करे किसी के अजीज़ को, किसी के सामने जानने वाले को कैंसर हो गया, वो टर्मिनल, उन्होंने ट्रीटमेंट कर ली, टर्मिनल कैंसर हो गया। देखें बंदा कोई भी डिजीज़ कंडीशन है उसको अल्लाह की रज़ा समझ के कबूल कर लेता है सूनर और लेटर। लेकिन अगर आपके सामने बेचारा तड़फ रहा है, क्या करोगे? यू विल हैव टू डू समथिंग। पेन से वो तड़फ रहा है, पता है इसकी कोई नहीं है, तो दिस इज़ कॉल्ड टर्मिनल केयर। तो ये ब्लॉक के साथ बड़ी अच्छी हो जाती है। आपने लेवल, आपको पता है किस लेवल पे पेन है, तो उसको ब्लॉक करो, बेचारे की पेन उसको सेटल हो जाएगी। और ये एक हमारी कमिटमेंट है और वी आर डूइंग। मैं अपने कलीग सलमान साहब को इस मामले में शुक्रिया अदा करता हूँ। वी आर डूइंग इट टोटली फ्री फॉर टर्मिनल कैंसर पेशेंट, टोटली फ्री। So, intervention pain management is the latest approach to address the pain problems. Wide range of pain conditions can be treated either by hydrodissection, blocks, or by ablations. It can be done by anatomical landmarks, by ultrasonography or by fluoroscopy. Depends कि आप किस चीज़ पे कितने एक्सपर्ट हो। और definitely it requires some training and it has some learning curve. Thank you very much for patient listening. Now